अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद ख़ान और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोज़ाना तकरीबन 1500 फ़्लाइट्स यूरोप से यूएस जाती हैं और इनमें से ज़्यादातर अटलांटिक ओशन के ऊपर सिर्फ यही ख़ास रूट ही यूज़ करती हैं। ये एक तरह का जहाज़ों का इनविजिबल हाईवे है जिसमें सारे जहाज़ एक दूसरे से 60 किलोमीटर के फासले से आगे पीछे उड़ते हैं। साइडवेज इनका फासला 30 किलोमीटर, जबकि एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये एक दूसरे से सिर्फ 1000 फीट ऊपर नीचे ही होते हैं, यानी तकरीबन 305 मीटर। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर कोई वीडियो तो ज़रूर देखी होगी जिसमें मल्टीपल जहाज़ आसमान में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ऐसा ख़ास तौर पर यूएस से यूरोप की फ़्लाइट्स में देखा जाता है जिसमें इनविजिबल हाईवे को इस्तेमाल किया जाता है। पर सवाल ये है कि जब पूरा आसमान खाली पड़ा है तो पायलट्स यहाँ एक दूसरे के करीब रहकर इंतहाई रिस्की सिचुएशन में सिर्फ इसी खास रूट को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, जहाज़ों के इस इनविजिबल हाईवे को करीब 100 साल पहले ढूंढा गया। 1920 में वसाब्रो ओशी नामी एक माहिर मौसमियात ने आसमान में कई बलून्स रिसर्च की मकसद से भेजे थे। उन्होंने नोटिस किया कि 30 से 40 हज़ार फीट के एल्टीट्यूड पर आसमान में एक इनविजिबल ताकत मौजूद है जो कि इंतहाई तेज रफ्तारी से बलून्स को ईस्ट की तरफ लेकर जाती है। इनकी इस रिसर्च पर दुनिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 25 सालों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे दुनिया ने जापानी साइंटिस्ट की इस रिसर्च को सीरियस लेना शुरू कर दिया। अप्रैल 1945 में 6 दोस्त पिकनिक मनाने अमेरिकन स्टेट ओरेगन गए तो वहाँ जंगल में इनको एक बहुत बड़ा बैलून पड़ा नजर आया। उन्होंने एक्साइटमेंट में आके इसको घसीट तो लिया, लेकिन इनको क्या मालूम था कि असल में ये क्या खतरा मोल लेने जा रहे हैं। बालून में बम लगा हुआ था जो हिलने जुलने से फट पड़ा और 6 के 6 दोस्त जान से हाथ धो बैठे। पूरे यूएसए में इस किस्म के कई और इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुए। इन्वेस्टिगेशन हुए तो मालूम पड़ा कि ये बैलून 10,000 किलोमीटर दूर और से जापान ने लॉन्च किए थे। सिर्फ 2-4 नहीं बल्कि जापान ने 9,000 के करीब बैलून्स बम्स लॉन्च किए थे, जिनमें से 300 अपने टारगेट यूएसए में लैंड हुए। जापान ने अपने साइंटिस्ट की रिसर्च का फायदा उठाकर ये बैलून्स लॉन्च किए थे जो तेज हवाओं में बहते हुए यूएसए तक जा पहुंचे। तब से लेकर 30 से 40 हज़ार फीट ऊपर तेज हवाओं के इस टनल को जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। करीब पूरा साल ही ये हवाएं मैक्सिमम 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करती हैं। इनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी नोट किया गया है और साउथर्न में भी। ये ट्यूब की शक्ल में ट्रेवल करती हैं जिसकी चौड़ाई कई 100 किलोमीटर जबकि मोटाई 4 किलोमीटर होती है। और हैरत की बात ये है कि इनकी कोई फिक्स लोकेशन भी नहीं है। साइंसदानों का मानना है कि पोल्स और इक्वेटर में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये तेज़ हवाएं पैदा होती हैं। इक्वेटर की गर्म हवा जब पोल के अंदर ट्रेवल करती है तो जेट स्ट्रीम पैदा होती है, लेकिन इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरह अगर हवा ट्रेवल करेगी तो इसको साउथ से नॉर्थ जाना चाहिए। पर ये जेट स्ट्रीम्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों ट्रेवल करती है? इसकी सबसे बड़ी वजह अर्थ की रोटेशन बताई जाती है। हमारा अर्थ तकरीबन 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में इन तेज हवाओं को पोल की तरफ ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन अर्थ की रोटेशन इनको वेस्ट से ईस्ट ट्रेवल करने पर मजबूर कर रही है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि अटलांटिक ओशन के ऊपर यूएस से यूरोप जाने के लिए एक दिन में 1500 जहाज सिर्फ एक ही रूट क्यों इस्तेमाल करते हैं? 1952 में एयरलाइन पायलट्स ने जेट स्ट्रीम पर ध्यान देना शुरू किया था। जिस तरह पैसिफिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम पाई जाती है, इसी तरह यूएस से यूरोप के सफर के दौरान अटलांटिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम मौजूद है। दौरान सफर पायलट जहाज को जानबूझकर जेट स्ट्रीम के अंदर लेकर जाते थे क्योंकि 250 किलोमीटर पर आवर की हवाएं जहाज को आगे की तरफ पुश करती थी। इससे जहाज की स्पीड भी बढ़ जाती थी, ट्रबलेंस भी कम हो जाती थी और जाहिर है फ्यूल की भी बचत होती थी। इसी तरह अगर यूरोप से वापस यूएस जाना हो तो फिर पायलट्स कोई भी दूसरा रूट इस्तेमाल करते हैं, जेट स्ट्रीम से दूर ही रहते हैं क्योंकि अब ये हवाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी जिससे
जहाज पर उल्टा असर पड़ता था। वक्त गुजरता गया और एयरलाइन इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करती गई। तमाम पायलट्स ईस्ट की तरफ जाने के लिए अब जेट स्ट्रीम का इस्तेमाल करने लगे, पर सबसे बड़ा मसला था जेट स्ट्रीम के अंदर बढ़ती हुई ट्रैफिक का, जिससे एक्सीडेंट भी हो सकते थे। ये काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC का होता था कि वो वेदर के हिसाब से फ्लाइट का रूट प्लान बनाए ताकि जेट स्ट्रीम के अंदर कोई जहाज एक दूसरे से ना टकराए। लेकिन ये हम सबको मालूम है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के टावर पर लगे रेडार जहाज़ों की लोकेशन डिटेक्ट करते हैं। इस लोकेशन की बेसिस पर कौन सा प्लेन कितने एल्टीट्यूड पर और कितनी स्पीड पर फ्लाई करेगा, ये सब कुछ ATC इनकी लोकेशन जानने के बाद ही मैनेज कर पाता है। लेकिन मसला ये है कि इन रेडार की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये ज़्यादा से ज़्यादा 128 किलोमीटर की रेंज में मौजूद जहाज़ों की पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ कर लें कि न्यूयॉर्क ATC के रेडार की रेंज सिर्फ इस सर्कल जितनी है जिसका रेडियस 128 किलोमीटर है। जहाज़ इस सर्कल से बाहर जाते ही रेडार की रेंज से गायब हो जाते हैं। तो अब ATC को जहाज़ की लोकेशन का कैसे मालूम पड़ेगा? ओशियन तो हज़ारों किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसके ऊपर उठने वाले जहाज़ अपनी पोजीशन हर 14 मिनट के बाद सैटेलाइट या फिर हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए कंट्रोल टावर को भेजते हैं, पर इन 14 मिनटों में तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। इसीलिए 1965 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको नॉर्दर्न अटलांटिक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक सिस्टम या फिर नेट OTC कहा जाता है। इस सिस्टम में अमेरिका और यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स के लिए मल्टीपल रूट्स पाथ बनाए गए थे, जिनको अटलांटिक ओशन में 4 मेन सेंटर्स कंट्रोल करते हैं। पहला है न्यूयॉर्क स्टेशन जो इस हिस्से को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर कनाडा का न्यू फाउंडलैंड है जो इस हिस्से को कंट्रोल करता है। सेनेटा मरियाना कंट्रोल इस हिस्से को और शैनविक नेदरन पार्ट को। नेट OTS के टोटल 6 रूट्स हैं जिनके नाम नेट E से लेकर नेट F तक हैं। टेक ऑफ से पहले पायलट्स को इनमें से कोई एक रूट एलोकेट कर दिया जाता है, या फिर दौरान परवाज भी अगर किसी रूट पर ज्यादा ट्रैफिक हो तो इनको एक रूट से दूसरे रूट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये रूट खास तौर पर ऐसे बनाए गए हैं जिससे ट्रैफिक स्प्लिट हो जाए और यूरोप जाने वाले जहाज़ों को टेलविंड मिल सके। टेलविंड इसको कहते हैं जो जहाज़ के पीछे से आके इसको पुश करती है। इन रूट्स को मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए दिन में 2 मरतबा वेदर सैटेलाइट की मदद से जेट स्ट्रीम्स की लोकेशन देखी जाती है और फिर इस हिसाब से रूट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसा कि आप इस लाइव विंड मैप पे देख सकते हैं। ये लेफ्ट पे USA है, राइट पे यूरोप और बीच का ये सारा अटलांटिक ओशन है। सी लेवल पे देखा जाए तो अटलांटिक ओशन के सेंटर में 22 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड है। ये पूरा वाइड पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये असल में जेट स्ट्रीम्स ही है जो USA से यूरोप तक फैल रही है। नेट OTS के 6 रूट्स को इन जेट स्ट्रीम के अंदर ही रखा जाता है ताकि अगर 5 या 10 मिनट तक प्लेन की लोकेशन ATS को अपडेट ना भी हो तो प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम नेट OTS के रूट्स की कंडीशन के मुताबिक अपनी स्पीड, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड मेंटेन रख सके। यही वजह है कि यूरोप जाने वाले प्लेन्स हमें इसी रूट पर फ्लाई करते दिखाई देते हैं। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आइए लाइव प्लेन ट्रैकिंग का रुख करते हैं। यहाँ अटलांटिक ओशन के इस हिस्से में यूरोप जाने वाले तमाम जहाज लाइन से ट्रेवल कर रहे हैं, जबकि वापस आने वाले प्लेन्स इन जेट स्ट्रीम से बहुत दूर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में समझाने की मैंने कोशिश तो बहुत की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।